हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पार्ट 6 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। आज के लेसन में हम जानेंगे कंजर्वेटिव क्लास के बारे में। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने किन के बारे में जाना था, अरिस्टोक्रेट और मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के लिए लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है वो हमने देखा था पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के बाद आना शुरू हुआ। ये था आपका कंजर्वेटिव क्लास, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। आप लोगों को याद होगा हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था कि 3 तरह के क्लास थे। कौन कौन से थे? रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स। तो ये वही कंजर्वेटिव्स हैं बट कुछ नए रेजाइम्स के साथ, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स ये वो सेक्शन होते थे सोसाइटी के जिनका ये मानना था कि वो राजा महाराजा वाला जो शासन है वो तो चलना चाहिए, बट कुछ मॉडर्नाइजेशन के साथ, जैसे कि नेपोलियन के द्वारा जो नंबर ऑफ करेंसीज घटा दी गई वो घटी हुई रहे, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स वैसे ही कंटिन्यू रहे, मतलब कुछ नए नए प्रिंसिपल्स के साथ वही पुरानी चीज़ें जो हैं वो चलती रहनी चाहिए। और ये नए बदलाव क्यों? ताकि समय के साथ जो भी चीज़ें बदली हैं उनके साथ हम भी अपने आप को एडजस्ट कर सकें। जैसे कि देखो, ये चाहते थे जो ब्यूरोक्रेसी आपके नेपोलियन लाए हैं और जो मॉडर्न आर्मी स्ट्रक्चर आया वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहे, बट सिस्टम वो डेमोक्रेसी वाला या रोबस्पियर जैसे आ गए, डायरेक्टरी आया, जो नेपोलियन बोनापार्ट का ऑटोक्रेसी आया, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? तो वही जो पहले राजा का काल होता था भाई वही सही था, कम से कम शांति का जिंदगी तो था, इतना लड़ाई मारपीट तो नहीं होता था। तो ये लोग ऐसा सोच करके ये लोग ये जो ग्रुप था नया कंजर्वेटिज्म का, इनका डिमांड वही था कि सोसाइटी जो है वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे चले बट विथ सम न्यू प्रिंसिपल्स, विथ न्यू मॉडर्न प्रिंसिपल्स। ओके, क्योंकि ये जो मॉडर्न प्रिंसिपल है वो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देते हैं। क्लियर ना? अब ये कंजर्वेटिज्म आया कैसे? तो देखो, आपको याद होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1815 में हार गए थे, याद है ना? बैटल ऑफ वाटरलू में हमने 9th में पढ़ा था। इनको हराया किसने था? तो जो यूरोपियन पास थे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया, इन लोगों ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। और हराने के बाद ये सारी जो कंट्रीज हैं वो एक जगह पे मिली जिसका नाम था वियन्ना, ठीक है। इस जगह पर ये लोग मीट किए। ओके, अब ये मीट को हेड कौन किया था? इनका लीडर कौन था? तो इनके लीडर थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, मतलब ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, ये इस मीटिंग के प्रेसिडेंट थे, मतलब कि हेड थे, ठीक है। और यहाँ पर पूरा मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ। अब भाई ये मीटिंग किस बात की थी? तो ये मीटिंग इसलिए थी कि जो नए नए चेंजेस आए थे नेपोलियन के टाइम पे उसको कैसे अंडन किया जाए, और अंडन करके आपका वापस वो जो राजा वाला शासन है, मोनार्कियल सिस्टम है, उसको रीस्टोर किया जाए। ओके, तो ये जो बातें हुई इस जगह पे, जितने समझौते हुए, उसे हम पॉपुलरली ट्रीटी ऑफ वियन्ना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रीटी ऑफ वियन्ना। ओके, और ये ट्रीटी साइन किया गया था ताकि नेपोलियनिक पीरियड में, पर्टिकुलरली जो नेपोलियनिक वॉर पीरियड में चेंजेस आए थे उनको रीस्टोर किया जाए। क्लियर? अब भाई क्या क्या हुआ इस ट्रीटी ऑफ वियन्ना में तो देखते हैं, बट याद रखना यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि ट्रीटी ऑफ वियन्ना क्या था और ट्रीटी ऑफ वियन्ना में क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। तो ट्रीटी ऑफ वियन्ना क्या था? तो आफ्टर डिफीटिंग दी नेपोलियन बोनापार्ट, द यूरोपियन पावर्स मेट एट वियन्ना टू अंडन द चेंजेस ब्रॉट बाय नेपोलियन। ओके, मोस्ट ऑफ द चेंजेस, सारे चेंजेस को अंडन नहीं किया गया था, मोस्ट ऑफ द चेंजेस को किया गया था। ओके, अब क्या क्या चेंजेस हुआ था? तो देखो, नेपोलियन बोनापार्ट तो ऑटोक्रेटिक थे, उनको हटा करके वापस बॉर्बन डायनेस्टी, जो कि लुई 16 वाले जो राजा का ये था खानदान, उनको वापस पार में ला दिया गया, मतलब अब राजा के कल्चर को वापस ला दिया गया। फिर नेपोलियन के समय में फ्रांस ने जितने एरिया को एनेक्स किया था, मतलब खींचा था, जितने एरिया को जीता था, याद होगा मैंने बताया था कि नेपोलियन जो है वो आसपास के एरिया को कॉन्कर करने चले गए थे। तो जितने एरियाज को उन्होंने कॉन्कर किया था वो सारे उसे त्यागने पड़े फ्रांस को। ओके, फिर स्टेप लिया गया कि आगे चल के फ्रांस जो है वो वापस अपना पार कभी भी इन फ्यूचर एक्सपैंड ना कर सके, मतलब जैसे नेपोलियन किया था ना अटैक आसपास के एरिया में, वैसा फिर कभी इन फ्यूचर ना हो।
तो भाई इसके लिए क्या स्टेप लिया गया? तो इसके लिए क्या किया गया, पहले जो आसपास का टेरिटरीज था जिसको फ्रांस ने एनेक्स किया उसे बांट दिया प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया में। ओके, उसके बाद बफर स्टेट्स बनाए गए। बफर स्टेट्स बनाए गए का मतलब कि जो आपका फ्रांस था, तो फ्रांस से जो बाउंड्री पे जितने एरियाज थे ना, वहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए गए, ताकि कभी भी अगर फ्रांस एक्सपेंशन करता तो ऑब्वियसली वो उस पर एक्सपैंड करेगा पहले। तो जब तक वो उस पर एक्सपैंड करेगा तब तक हमें समय मिल जाएगा कि हम लोग इनको चेक कर सकें। जैसे इसको एग्जाम्पल हो ना, इंडिया में ही है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन है? नेपाल। तो जब भी नेपाल के एंड से वो हम पे अटैक करता है तो क्या है? नेपाल है। तो जब तक वो नेपाल के रास्ते आ रहा होगा तो हमें क्या होता है, हमें समय मिल जाता है कि हम अपने आप को सेव कर सकें। ओके, क्लियर? अब भाई देखो टेरिटरी का डिवीजन कैसे हुआ। तो जो नीदरलैंड का किंगडम था वो बेल्जियम, जिसमें बेल्जियम भी था, वो नॉर्थ में सेटअप किया गया। जेनोवा वॉज एडेड टू पिडमॉन्ट इन दी साउथ। साउथ में क्या हुआ? जेनोवा चला गया पिडमॉन्ट के हाथ में। प्रशिया जो है इसको इम्पोर्टेंट पार्ट दे दिया गया और कुछ नए टेरिटरीज भी दे दी गए। याद रखना प्रशिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आगे चल के रशिया का इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। ओके, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली दे दिया गया। और बट जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, जो नेपोलियन ने 39 स्टेट्स बनाए थे ना जर्मन का ग्रुप बना करके, उसको टच नहीं किया गया, उसे एज इट इज छोड़ दिया गया। ठीक है, वहीं ईस्ट में पोलैंड जो है वो रशिया के पास चला गया, जबकि प्रशिया के पास सैक्सनी चली गई। क्लियर है? तो इस तरीके से इन्होंने बफर स्टेट्स क्रिएट कर दिए और साथ ही साथ जो फ्रेंच एक्सपेंशन का जो एरियाज था, जो टेरिटरीज थी, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? एग्जाम में याद रखो कि ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करने होंगे आपको। ओके, सो ये था आपका ट्रीटी ऑफ वेन्ना 1850। और यानी कि एक बात तो समझ में आ गई कि जो हमारे कंजर्वेटिव रेजाइम थे वो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक थे। ठीक है, साथ ही साथ ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं झेलते थे और ना ही डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, यानी कि कंजर्वेटिव जो बोला वही सही है, कोई उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने सेंसरशिप लॉज इम्पोज कर दिए। सेंसरशिप लॉज इम्पोज कर दिए मतलब कि फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया। अब प्रेस में जो भी न्यूज़पेपर मैगजीन में जो भी छापना होगा पहले कंजर्वेटिव से परमिशन लेना पड़ेगा, राजा से परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर? तो यानी कहीं ना कहीं कंजर्वेटिज्म आने के बाद वापस वो मोनार्कियल वाला सिस्टम आ गया। हाउएवर लोगों के मन में कहीं ना कहीं अभी भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो स्पार्क्स थे, जो मेमोरीज थी, वो जिंदा थी और ये लिबरल क्लास को, यानी कि जो नया मिडिल क्लास था, उनको हर वक्त इंस्पायर कर रही थी। ठीक है, और यही इंस्पिरेशन के साथ फिर हमारे जो लिबरल नेशनलिस्ट है वो आगे बढ़े और अपने डिमांड रखने शुरू किए, अगेंस्ट कंजर्वेटिव के उन्होंने आवाज़ उठाया। क्लियर है? अब आगे क्या होता है तो वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। आज के लेसन में हमने क्या देखा? तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने बेसिकली देखा कि कंजर्वेटिव्स क्या थे, कौन थे पर्टिकुलरली, ये जो नया कंजर्वेटिज्म है वो कैसे आया, क्या हुआ था। तो उसमें हमने जाना कि ट्रीटी ऑफ वेन्ना साइन हुआ था और उसी के तहत कंजर्वेटिज्म को वापस रीस्टोर किया गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रीटी ऑफ वेन्ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे आप अच्छे से देख लोगे। ओके, सो आज के लेसन के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट रह गया है, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। होपफुली मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया है। थैंक यू। एंड या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून टू अस।